शो में। पानी का शदीद बहरान, कहत का खदशा, खतरे की घंटी। कालाबाग डैम की सियासी मुखालफत मंतक क्या? कालाबाग डैम नागुज़ीर क्यों? अहम हकाइक बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज एक इंतहाई अहम और संगीन मौजू पर गुफ्तगू होगी और इस मौजू का ताल्लुक पाकिस्तान में मौजूदा पानी के बहरान से है। ये बहरान हम सब महसूस कर रहे हैं, पूरा मुल्क महसूस कर रहे हैं। आप कराची में रहते हो, आप इस्लामाबाद में हो, आप खैबर पख्तूनख्वा में हो, सब ने एहसास ये जो हुआ एक तो कि जिस तरह से बिलखुसूस बारिशों में कमी आई, और ये बात मैं नहीं बल्कि स्टेटिस्टिकली फैक्ट्स की बुनियाद पर आपके सामने रखते चलें, क्योंकि महकमा मौसमियात के 6 जून 2018 के अलर्ट के मुताबिक, जिसको ड्राउट अलर्ट कहा गया, महकमा मौसमियात ने कहा जी कि उनकी जो पेशन गोई थी जनवरी से लेकर मई 2018 के लिए बारिशों के हवाले से, वो पेशन गोई बिल्कुल दुरुस्त हुई। अमूमी तौर पर बारिशों में उतनी ही कमी वाक़ई हुई जितनी तवक्को महकमा मौसमियात कर रहा था, और इसी बुनियाद पर मॉडरेट टू सीवियर ड्राउट अलर्ट, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो इसका मतलब कहत साली है, जिसका अंदेशा, जिसका खदशा, जिस खतरे की घंटी की बात महकमा मौसमियात ने करी है। इस ड्राउट अलर्ट को वेबसाइट पर जाकर आप पाकिस्तान महकमा मौसमियात की जो वेबसाइट है PMD की, वहां जाकर देख सकते हैं। 6 जून 2018 का ये ड्राउट अलर्ट मौजूद है, लेकिन ये हमारी नाक़िस पॉलिसियों की तरफ निशानदही करता है। वो वाटर मैनेजमेंट के हवाले से है, वाटर कंजर्वेशन के हवाले से हैं, वाटर प्राइसिंग, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें शामिल हो जाते हैं। कुछ वाटर पॉलिसीज भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। जाते जाते उसकी अफादियत पर आएंगे, लेकिन एक बड़ा अहम मौजू जो इस पर बड़ा आजकल सोशल मीडिया पर डिस्कस होता है, मीडिया पर डिस्कस होता है, सवाल उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन हतमी तौर पर सियासी बहस और सियासी तनकीद की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। वो मौजू है कालाबाग डैम का। कालाबाग डैम की अफादियत क्या है? कालाबाग डैम के हवाले से हमारे जहनों में तासुर कितने दुरुस्त हैं, कितने गलत हैं, मनफी तासुर, मुस्बत तासुर, कितनी हकीकत है, कितना अफसाना है, और यकीनी तौर पर इसके बनने से क्या वाकई कोई नुकसान या कुछ बहुत ज्यादा फवायद जो हम खो रहे हैं या जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें उठानी पड़ रही है, वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं कालाबाग डैम की वजह से। मिसाल के तौर पे कुछ ही अगर आप थोड़ी बहुत अगर रिसर्च करें तो कुछ फैक्ट्स जिसके बारे में, जिसकी कितने ऑथेंटिक और कितने डिटेल में आज उन पर बात होगी, हम उस पर बढ़ेंगे कि कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है और कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो भाषा डैम के मुकाबले में कम है। अगर वो 10 सालें बनेगा तो ये 6 सालें बनेगा। अगर वो 11.1 अरब डॉलर में बनेगा भाषा डैम, तो कालाबाग डैम 6.1 यानी 6.1 अरब डॉलर में बनेगा। इसी तरह से कालाबाग डैम की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, उसके बारे में मुख्तलिफ डैम्स के मुकाबले, ये नहीं कि जी दूसरा डैम ना बने, डैम तो दोनों बने, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, बनना दोनों को जरूरी है, कालाबाग डैम भी भाषा डैम भी। लेकिन कालाबाग डैम की स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में कहा जाता है जी बेहतर है। कहा जाता है जी कि स्वात और काबुल के रिवर से जो पानी एक्सट्रीम मॉनसून सीजन में आता है, उसको सेव या उसको स्टोरेज करने की कैपेसिटी कालाबाग डैम में मौजूद है। वो भाषा डैम नहीं कर सकता, वो कालाबाग डैम कर सकता है। ये भी कहा गया, जो पाकिस्तान के तवानाई के बहरान से मुतालिक बहुत अहम बात है, बहुत अहम फैक्ट है कि तकरीबन 3600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो कि हाइडल जनरेशन से यानी पानी से बिजली पैदा कर हम कालाबाग डैम के जरिए पैदा कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 1.50 पैसे पड़ती है। और अगर थर्मल जनरेशन के मुकाबले में इसको कंपैरिजन किया जाए तो ये पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को तकरीबन 100 अरब रुपए, जो कि एक बहुत ही, मैं अंदाजा ऐसा लगा रहा हूं क्योंकि ये 150 अरब तक के अंदाजे हैं, का फायदा पहुंचा सकती है। 100 बिलियन रुपीस का फायदा पहुंचा सकती है पाकिस्तान के पावर सेक्टर को। बहुत अहम बात यह भी है जी कि कालाबाग डैम के हवाले से जरूरत का एहसास या उसकी जरूरत क्यों कहा जाता है कि 2010 में जब सैलाब आए पाकिस्तान में, तो उस सैलाब के नतीजे में कहा गया कि पाकिस्तान की मईशत को इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो खैर पता नहीं कितना, लेकिन तकरीबन 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, 20 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ।
ये 20 अरब डॉलर का नुकसान कम हो सकता था, ये नुकसान जो है इस पर कम हो सकता था अगर काला बाग डैम मौजूद होता, जो 6 साल में तामीर हो सकता था। इसके बारे में कहा जाता है जी कि फाइनेंसेस थे या डोमेस्टिकली 6.1 बिलियन डॉलर रेज किए जा सकते थे। मैंने जिस तरह कहा जी, कितने मनफी और मुस्बत तासुर, कितने हकीकत हैं कितने नहीं, इस डिटेल में जाने से पहले हमारे सियासी रवैये कैसे हैं उस पर ही बात होगी। लेकिन हमारे दुश्मन मुल्क, मैं दुश्मन मुल्क इसलिए कहता हूं जी कि हमारी हिस्ट्री रही है भारत के साथ, मोदी साहब उन्होंने पाकिस्तान के पानी के बहरान के बारे में और भारत की बिलखुसूस उस एग्रेसिव पोस्चर, एग्रेसिव पॉलिसी के बारे में रिसेंटली क्या बयान दिया था। उनका बयान क्या है ये सुने, इसके बाद हमारे पैनलिस्ट होंगे साथ। पहले लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए प्रोटेक्शन करता। पाकिस्तान में पानी चला जाए और दिल्ली में सरकारें आई चली गई, होती रही, और मेरा किसान रोता रहा। जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहते जी कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर के ऊपर क्या वो मोदी साहब के उस एजेंडे को प्रोपेगेट, प्रमोट कर रहे हैं, उस प्रोपेगेंडे को जो इस वक्त इंडिया चाहता है पाकिस्तान का पानी बंद करना। ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। लेकिन ये सारे सवाल, ये सारे अहम अवामिल जो आपके सामने रखे हैं, हम डिटेल के अंदर और ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे कि टेक्निकली समझेंगे कि क्यों काला बाग डैम या डैम जरूरी है और क्या वजह है जी कि इस सियासी मुखालफत से इस मुल्क का बड़ा शदीद नुकसान हुआ है और अब आइंदा इलेक्शन से पहले हतमी फैसले होने चाहिए। लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन, संगीन तरीन मसाइल हैं। ये मसला पानी का है, ये मसला डैम्स का है, ये मसला काला बाग डैम का है। डॉक्टर आबिद सुलेरी मेरे साथ SDPI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में और मारूफ साइंसदान हैं और एकेडमिक हैं, बेसिकली HEC के चेयरमैन रहे हैं डॉक्टर अतार रहमान साहब हमारे साथ इस पर टेलीफोन कॉल पर हैं। कुछ देर में वीडियो लिंक पर भी साथ होंगे। तो पहले सुलेरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये तमाम जो इस पर मैंने कोशिश बताने की, इसमें कितने गलती कितने सही, बहुत से मामलात ऐसे हैं जो गलत तासुर और कॉन्स्पिरेसीज की सूरत में काला बाग डैम के इर्द गिर्द घूमते हैं। आपके नजदीक कितनी हकीकत है, कितने अफसाने हैं, कितने गलत तरीके से इसको प्रमोट किया गया इस डैम को? देखिए सैफान, इस पे नॉमेनक्लेचर आप कुछ भी रख लें, लेकिन ये एक हकीकत है कि इस वक्त पाकिस्तान में पानी के रिजर्वायर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अगर देखूँ तो मैं थोड़ा सा इसकी अगर वजह देखने की कोशिश करूँ कि ये क्यों बन नहीं पाया, तो जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि अगर हम जो कुदरती वसाइल थे उन पे सूबों का जो हिस्सा था और जो हक था उसको तस्लीम कर लेते बहुत शुरू में, जबकि सुई के मुकाम पे कुदरती गैस की दरियाफ्त हुई थी या जब तरबेला डैम जब बनाया गया था उस पर रॉयल्टी की बात हुई थी, तो शायद ये चीज़ें जो थी ये इतनी ज़्यादा ना बिगड़ती। ये एक हकीकत है कि जब बलूचिस्तान में गैस निकली तो पूरे पाकिस्तान को गैस देने के बाद कोयटा की तरफ बारी आई, और ये भी एक हकीकत है कि अभी तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तरबेला डैम पे अपनी रॉयल्टी का केस जो है वो लड़ रहा होता है। और ऐसे में यकीनी तौर पे छोटे सूबों को ये बावर करवाना और उनको ये बताना, यानी टेक्निकल निटी-ग्रिटी और ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, ये तो बात की बात है ना। असल चीज़ तो ये है कि पॉलिटिशियन जो हैं या जब वो अपने वोटर्स को या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जब वो किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो वो किन टर्म्स में बताते हैं, तो वो शायद ना तो वो क्यूसिक मीटर्स में बताते हैं, ना वो इस चीज़ में बताएंगे कि कितने दिन की स्टोरेज है, ना वो ये बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा जल्दी बन सकता है या देर में बन सकता है। वो तो ये बताते हैं कि जी जो लोअर रिवरेन प्रोविंसेस हैं उनका पानी रुक जाएगा, या वो ये बताते हैं कि वहाँ पे उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, उनको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, जैसा कि तरबेला में हुआ, जैसा कि बाकी जगह पे हुआ। तो एक तो ये परसेप्शन थी जो कि एक मेजर इसका सोर्स रहा। दूसरा खौफ पैदा किया, अगर हम इसको पीछे जाके देखें, जो आप ही बता रहे हैं कि वो पॉलिटिशियंस टेक्निकली नहीं बताते, यानी खौफ पैदा करते हैं,
वो खौफ जिस बुनियाद पर पैदा होता है वो सही बुनियाद है, यानी वो एक फैक्चुअल है, या वो एक कॉन्स्पिरेसी है जो किसी ने बाय आउट कर ली है और उसके बाद उसी चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है बिना सोचे समझे? देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो है, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रोजेक्ट, ना तो वो 100% परफेक्ट होगा कि उसमें से सिर्फ खूबियाँ हो, ना वो 100% बुरा होगा कि उसमें से हर चीज़ ख़राब हो। असल चीज़ तो ये है कि आपको अपनी मुल्क के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से एक एवरेज आउट करके देखना होता है। जैसे भी आप अपने इंट्रो में बता रहे थे कि अगर हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि सिर्फ उस सैलाब की वजह से जो नौशहरा में जो बर्बादी आई 2010 में, अगर डैम बना होता तो यकीनी तौर पर जो खदशात का इजहार कहा जाता था कि कालाबाग डैम बन जाएगा तो नौशहरा डूब जाएगा, तो कालाबाग डैम नहीं भी बना और तब भी नौशहरा जो है वो डूब गया। इसी तरीके से जो 20 अरब बिलियन का जो डॉलर का जो नुकसान हुआ फ्लड की वजह से, तो आपको बैलेंस आउट करना होता है। पॉलिसीज़ जो होती हैं वो नामुकम्मल तौर पे आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें देती हैं, ना बुरी चीज़ें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उसको एक एवरेज आउट करके देखना होता है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये डैम बना लिए जाते टाइम पे तो शायद सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होती है और इसका जो GDP ग्रोथ पे उसका जो फ़र्क पड़ता, जो उसका मुल्क को एक तवील अरसे तक लोड शेडिंग और अभी भी कुछ हद तक वो चल रही है, वो देखने को मिली। और जो फ्लड्स का असर आया और जो आगे क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो पानी की कमी वाक़या होगी और बारिशों का सिलसिला अब्रप्ट शुरू होगा और उस वक्त पानी संभालने के लिए जगह नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें जो थी ये डैम्स की टाइमली कंस्ट्रक्शन से यकीनी तौर पे इनसे बचा जा सकता था। और मेरा ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड भी अभी हमें यही करना पड़ेगा। मैं आपको तवज्जो मबजूल करवाऊँगा, अभी 2 दिन पहले एक अंग्रेज़ी अखबार के बैक पेज पे 2 खबरें थी द न्यूज़ की। एक ये थी इस्लामाबाद में पानी की शदीद किल्लत होगी, महकमा मौसमियात का ये कहना था कि गर्मियों में पानी नहीं मिलेगा। और उसी के ऊपर एक और ख़बर थी कि CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि जी हमने मानसून में फ्लड से बचने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। तो ये आपको बताता है कि जब मानसून आती है तो फ्लड आना शुरू हो जाता है, चूँकि हमारे पास पानी नहीं है और चूँकि वो पानी कहीं स्टोर नहीं कर पाते हैं तो फ्लड आता है। और वो स्टोर ना करने का नुकसान ये होगा, जैसे कैश सैली में इजाफा होगा कि जब बारिशें नहीं होंगी तो पानी पीने को नहीं मिलेगा, वो पानी आपको बाकी इस्तेमाल के नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ी कैच-22 सिचुएशन में है जिसमें कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को दोबारा से देखना होगा। और डैम की कंट्रोवर्सी और डैम की डिस्कशन को शायद हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से ऊपर जाके देखना होगा कि इस वक्त हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जब पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उस वक्त उसको कहाँ संभालना है ताकि जब बिल्कुल ना हो तो उस वक्त उसको इस्तेमाल में लाया जा सके। और ऐसा जो है ये डैम से ही मुमकिन होगा और सिर्फ कालाबाग डैम ही नहीं, बाकी डैम्स भी इसमें बनाने ज़रूरी हैं। बिल्कुल, वो रन ऑफ द रिवर हो, छोटे डैम हो, बड़े डैम हो, सो वी नीड टू हैव एज मच एज स्टोरेज एज पॉसिबल इन द कंट्री। लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपकी तरफ आते हुए, ये आपके नज़दीक कितना संगीन मामला हो चुका है? इसको डिबेट नहीं हुई, इस पर बात नहीं हुई, इस पर कहा गया जी कि ये कंट्रोवर्शियल है। कालाबाग डैम का तो ऐसा लफ्ज हो गया कि इसके ऊपर तो जबान आए, अगर लफ्ज ही आ जाए मुंह पर तो ही बहस शुरू हो जाना और गद्दारी तक पता नहीं कहां तक बातें चली जाती हैं। डॉक्टर साहब, क्यों ऐसा बना दिया इसको, एक ऐसा टॉपिक क्यों बना दिया कि इसको जिसके इतने फवायद हैं, नुकसान तो बजाय को नजर ही नहीं आ रहा था? और जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत बड़ा मुल्क का असासा बन सकता है अगर हम कालाबाग डैम जो है उसको बनाएं, क्योंकि एक नेचुरल, ये वहाँ पे जो डैम जो है नेचुरल डैम है, 3, 4, 5 साल के अंदर ये कायम हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत कम आपको काम की जरूरत है, क्योंकि कुदरती तौर पे वहाँ पे बना हुआ है। और ये जो खदशात हैं मुख्तलिफ सूबों के, ये किसी टेक्निकल ग्राउंड पे नहीं है, ये बेसिकली लैक ऑफ ट्रस्ट है कि अगर पंजाब ने पानी रोक लिया तो क्या हो जाएगा, इस तरह के लैक ऑफ ट्रस्ट है। और इसका सोल्यूशन यकीनन ढूंढा जा सकता है, उनको गारंटी किया जा सकता है सूबों को कि आपका जो हिस्सा है वो पानी का मिलेगा। अभी ज़्यादा दूर नहीं, आप हिंदुस्तान में देखिए तो वो 200 साल से एक झगड़ा चल रहा था कि कावेरी रिवर जो है उसकी तकसीम पानी की कर्नाटक में, केरला में और पुडुचेरी में इस तरह किस तरह होगी। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने इंटरवीन कर सब पार्टीज को बुला के और फिर एक ऐसा सोल्यूशन दिया जो सबको काबिल कबूल हुआ और इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी किया कि इसमें आपको जो आपका शेयर मिलेगा और कोई आपकी ले नहीं सकता। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरह करना चाहिए जैसे कि हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और परसों के अखबार में द न्यूज़ में मेरा आर्टिकल भी आ रहा है इसके ऊपर, कालाबाग डैम के पानी के सिलसिले में। और ये हमारे पास जो इसका जो असल जो प्रॉब्लम है वो ये है
कि कल अगर पंजाब ने पानी रोक लिया तो सिंध जो है वो सूख जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक चीज आपकी डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे, क्योंकि आपने जिस तरह कहा ना जी शुरू में कि लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो सर अभी जैसे मिसाल के तौर पे फाटा के हवाले से हमने एक बिल पास किया असेंबली ने, बहुत लैक ऑफ ट्रस्ट, और ये एक्सट्रीमली बहुत एस्केलेटेड पॉलिटिकल टेम्परेचर्स थे यहाँ पे, इस वक्त इलेक्शन का सीजन था, लेकिन एक पास किया, बड़े अहम 2-3 अरकान के अलावा सबने इस पर वोट दिया। तो वाई नॉट कालाबाग डैम, इस पर डिबेट ही इनिशिएट नहीं होती, इस पर तो गद्दारी के फतवे पता नहीं क्या क्या चल जाता है, ये क्यों है इस पर तौर मान साहब? इसके इसी को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि कालाबाग डैम नहीं बनाया जाए। सिर्फ कुछ सियासतदानों ने इसको एक इशू बना लिया है इसको, और इसके नतीजे के अंदर ये सब सिलसिला हो रहा है। दरअसल इस वक्त हमें चाहिए कि उस पानी के ऊपर कंट्रोल किस तरह होगा। तो मैंने जो सजेशन दिए हैं कि जहां पे कालाबाग डैम बनेगा वो जो है वो किसी एक सूबे की मिल्कियत ना हो, बल्कि सारे सूबों की मिल्कियत हो। उस पानी के ऊपर जो लीगल राइट्स हो वो भी सारे सूबों की हो, और जो उससे बिजली बने और पानी डिस्ट्रीब्यूट हो उसका भी पहले से सुप्रीम कोर्ट तय कर लेंगे कितना कितना किस सूबे को जाएगा, ताकि ये जो है ये खदशात जो है ये खत्म हो जाएं। तो यकीनन खत्म किए जा सकते हैं, और एक बहुत बड़ा असासा है, यानी कि आप देखिए कि हम जो है कई 100 अरब डॉलर का हमें नुकसान हो रहा है, जो पानी हमारा जाया हो रहा है। आपका जो 150 मिलियन एकड़ फुट पानी आपके पास आता है, और उसका काफी हिस्सा जो है वो समंदर में आप जाया कर देते हैं क्योंकि आपने डैम नहीं बनाए। इस पर पाकिस्तान में सिर्फ 7% स्टोरेज कैपेसिटी है पानी की। लेकिन डॉक्टर साहब एक सेकंड को मैं आपसे, क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि ये नैरेटिव पॉलिटिकल बना के इशू बना दिए गए हैं, तो मैं एक चीज आपको सुनाकर आप ही की तरफ आके इससे तजिया चाहूंगा। ये असमन आप जो अवामी नेशनल पार्टी को हेड करते हैं, चेयरमैन है, सब हमारे लिए सियासतदान इस पर जो है काबिल एतबार है, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू अगर होगी तो फिर क्या हम कहें जी? जरा सुनो उन्होंने कहा क्या है, अल्फाज उनके जरा सुनते हैं पहले। बड़े ताले आजमा आए, बड़ों का यही अरमान था कि कालाबाग डैम बने, लेकिन ये कान खोल के हर एक बंदा सुन ले। मैंने उस दिन पेशावर में भी कहा है, आज फिर कहता हूं, किसी का बाप कालाबाग नहीं बना है। डॉक्टर साहब आप तक आवाज अगर पहुंची है और ये सुनकर के जी किसी का बाप नहीं बना सकता, ये नहीं हो सकता, ये बातें हो रही है, लाखों लोग मुल्क में भूख से मरेंगे अगर हमने डैम नहीं बनाए। कालाबाग डैम भी, तरबेला डैम को आपने ज्यादा बेहतर करना है, मंगला डैम को सही तरीके से ऑपरेट करना है, और छोटे छोटे डैम आपको बनाने हैं। हिंदुस्तान में 3200 डैम और बराजेस बना चुका है, 3200 डैम और बराजेस, जबकि पाकिस्तान में हम इसी झगड़े में पड़े हुए हैं। दरअसल इन लोगों को पता नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है। इस वक्त बड़ा संगीन मामला आ रहा है, अगले 15 साल के अंदर अंदर बहुत बड़े इलाके जो है बंजर हो जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी तादाद में अफराद जो है वो भूख से मरेंगे, फैमिन पैदा हो जाएगा, कहत आ जाएगा, क्योंकि आपके पास पानी नहीं होगा उगाने के लिए। आपके शहर जो है वो अभी भी देखिए कराची का क्या हाल हो रहा है, और ये जो है ये शिद्दत इख्तियार करता जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और दूसरी वजूहात की वजह से। ये टाइम है कि हम जागें और इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इस मामले को पूरे को समझें, बैठ के डिस्कस करें, और उसके बाद कुछ मुल्क दुश्मन एलिमेंट जरूर हैं, बाहर की ताकतें ऐसी हैं जो चाहते हैं कि इस मुल्क आगे तरक्की ना करे। पानी से आप बिजली 1 रुपए 30 किलोवाट आवर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि आप जो है इस वक्त 12-15 रुपए 30 किलोवाट आवर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपकी पूरी सनत जो है वो जाग सकती है। आपको तो सब आज से 30 साल पहले आप 60% अपना जो तवानाई थी वो पानी से लेते थे, आज वो घट के 28-29% रह गई है, और घटती जा रही है। तो गंगा उल्टी गई है यहाँ पर, और उसकी वजह करप्शन रही है, और मुल्क के जो दुश्मन एलिमेंट्स थे वो रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क ये डूबता जा रहा है। तो ये बड़ा अच्छा किया है कि आपने प्रोग्राम ये किया है, इसके ऊपर डॉक्टर साथ ही रहे मौजूद। जैसा मैंने कहा कि हम टेक्निकल ग्लिचेस भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह जब आप वीडियो में भी साथ होंगे। लेकिन आबिद सुलेरी साहब, ये जो गुफ्तगू असफन वली साहब ने की है, इनकी जात से हटकर ये अगर ये पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर हम देखें, ये एटीट्यूड देखें कि हम चीजों की टेक्निकल जो फवायद हैं या नुकसानात हैं उनको जेरे बहस लाए बगैर एक चीज को इतना बड़ा मसला बना ले कि किसी का बाप नहीं बना सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जब हम नौशहरा की आपने खुद जिक्र किया था सुलेरी साहब के क्या हुआ है, और हमने देखा तो, और अरबों डॉलर का नुकसान, फिर भी हम इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्या एटीट्यूड है सुलेरी साहब, ये किस तरह का एटीट्यूड है?
ये देखिए, मेरा ख्याल है कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसको कि सियासत से बाला तर रखा जाए, और ये पानी का इशू जो है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इकॉनमी पे हमें पॉलिटिकल कंसेंसस लाना चाहिए, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से पानी एक ऐसा इशू है जिस पे पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पानी नहीं होगा, और ये आने वाले सालों में खुदा न खास्ता खाकम बदहन इसी तरह से सिचुएशन पेश आने वाली है कि जब पानी नहीं होगा तो उसका असर जो है, आप अपर रिवराइन सूबा है या लोअर रिवराइन, सबको एक जैसा जो है वो उसका इम्पैक्ट बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हमें उस सूरत से बचना है। हमारे होते होते पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि कुदरती गैस के ज़खायर से हम माला माल थे, और फिर हमने देखा कि गैस ख़त्म हो गई। इसी तरीके से आज हम कह रहे हैं कि पानी हमारे पास है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो पानी टोटल अवेलेबल होता है पूरे साल में, उसका 77% जो है वो हम इस्तेमाल कर चुके होते हैं। जो आम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक अगर आप अपने अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज का 40% जो है साल में इस्तेमाल कर दें तो आप स्केर्सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। हमारा एवरेज यूज़ जो है वो 77% है। इस तरीके से अगर आप देखें तो जो हमारे 3 रिवर बेसिन्स हैं उनका सिर्फ हम 9% अपने टोटल वाटर इनफ्लो का स्टोर करते हैं। जो दरिया नील है उसका मिकदार पानी की दरिया सिंध से बहुत कम है, लेकिन वो 450% वहाँ पे स्टोरेज हो रही है। आप इसी वर्थ बता सकते हैं हमारे पास टोटल, यानी आप जो वेस्टेज है इसकी वर्थ बता सकते हैं कि कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम वेस्ट कर रहे हैं? जो आप कह रहे हैं 9% स्टोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका 91% वेस्ट हो रहा है, तो इसकी वर्थ देखिए उसमें 2 तरह का होता है ना। एक तो आपका जो पानी होता है जो जमीन में जाता है उसको सारे के सारे को हम वेस्टेज नहीं कहते हैं। अगर तो मीठे पानी में मिल रहा है तो वो तो वाटर को रिचार्ज कर रहा है, लेकिन अगर वो नीचे वो है सैलाइन साल्ट है, वो जमीन है, तो वो सारा पानी जो है बजाय इसके कि वो रिचार्ज करे वो बहुत ज्यादा जमीन में। इस बात को मजीद गुफ्तगू भी इस पॉइंट पे करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद आते हैं। तो इस अहम तरीन मामले को आज हम आपके सामने रख रहे हैं और इसकी टेक्निकल डिटेल्स पे जा रहे हैं और कॉन्स्पिरेसीज को सारी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमती हैं, वो सियासी नैरेटिव्स कितनी दम है उनके अंदर। आफ्टर दिस ब्रेक करेंगे बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। अब वक्त आ पहुंचा है कि इस वक्त उन चेहरों को बेनकाब किया जाए जो इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में, या कम से कम मफाद में नहीं तो टेक्निकली यानी फैक्चुअली उन चीज़ों के खिलाफ बात करें। बिलखुसूस कालाबाग डैम का इशू जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एक सेंसिटिव नेचर का टॉपिक समझा जाता है। इस टॉपिक के ऊपर बिलखुसूस कुछ सूबों में बात करना, नाम लेना, इस डैम का नाम लेना भी गद्दारी और क्या क्या समझा जाने लगा है। लेकिन इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी कॉस्ट है, कितने फवायद हैं, कितने नुक्स हैं, ये तमाम चीज़ें ज़ेरे बहस ही नहीं आती। कालाबाग डैम पर आज गुफ्तगू हो रही है और टेक्निकली हम समझ रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द फैली गई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, आया उनमें कितना दम है, आखिर वो सही भी हैं, ये वो तमाम की तमाम झूठ पर मबनी है, वो प्रोपागेंडा है, वो फॉल्स नैरेटिव है जो शायद हमारे दुश्मन मुल्क भारत को फ़ायदा पहुंचाता है, हमारे दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुंचाता है। वो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी की पावर जनरेशन की कैपेसिटी हो, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी हो पानी की, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो, कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन हो, वो तमाम अवामिल ज़ेरे बहस ही नहीं आते। आज आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहे हैं प्रोग्राम में, लेकिन इसी हवाले से साबिक वफाकी वजीर पानी और बिजली जनाब ख्वाजा आसिफ साहब न कालम नहीं, लेकिन जो भारत का किशन गंगा और रतले डैम है उस बारे में उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी रिसेंटली, और हम उस पर आएंगे मजीद कि उसके क्या हम अखज़ करते हैं उस बात से। लेकिन पहले जरा सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। माजी में किशन गंगा या दूसरे जो मसाइल हमारे रेज़ हुए इस मुआहदे के तहत, उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर की गई। 10-10, 12-12 साल जो है उसमें ताख़ीर हुई और उससे हमारे मफादात को जो है ज़क पहुँची। जो हम जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए तो हमारी पोजीशन उस ताख़ीर की वजह से उतनी मजबूत नहीं थी जितनी हो सकती थी अगर टाइमली उसके ऊपर एक्शन लिया जाता। हमने रतले के ऊपर, जो इस वक्त मैंने बताया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, रतले के ऊपर 1.5 साल में तमाम माइलस्टोन्स क्रॉस किए
और हमारी इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन है रतले में। हम उसके डिज़ाइंस में वो चेंजेस कराने की पोजीशन में अल्लाह के फजल से हैं जो पाकिस्तान के मफादात में हों और ट्रीटी के मुताबिक हों। हमने ताखीर कर दिया। आपने ख्वाजा आसिफ साहब का एक जुमला सुना जो मैं इससे अक्स करता हूं कि हमने ताखीर करी जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ और भारत को फायदा हुआ। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी, वर्ल्ड बैंक में जाकर भी, और उसने इस दफा भी कहा है जी हमारा किरदार प्रोसीजरल है। तो ये कालाबाग डैम जैसे इशूज, जैसे डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपसे पहले पूछना चाहूंगा, अगर इस पर हमारे यहाँ डिबेट नहीं हुई, बात नहीं हुई, हमने डैम नहीं बनाया, नीलम झेलम, ये तमाम चीजें, आगे वर्ल्ड बैंक में फायदा उठाया इन चीजों का, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के अपने डैम्स उन्होंने मुकम्मल किए, सारे रिजर्वॉयर्स, आपके नजदीक हमारी डीले ने बड़ा फायदा पहुंचाया है भारत को? बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। और यहाँ पे जो पूरा मसला रहा है पाकिस्तान में, वो उसकी बड़ी वजह जो है वो करप्शन रही है। कि पिछले 30 साल में एक पावरफुल ऑयल लॉबी थी जो कि चाहते थे कि रेंटल पावर प्लांट्स और दूसरे किस्म के, और LNG की लॉबी और दूसरी लॉबी जो नहीं चाहते थे कि हम कोयले और पानी की तरफ जाएं, क्योंकि उससे उनके इंटरेस्ट जो थे उन पर असर पड़ता था। तो ये फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जानबूझ के फैलाई गई कि पाकिस्तान में ये कालाबाग डैम और दूसरे बन जाएंगे। देखिए ना, 1 रुपए फी किलोवाट आवर के हिसाब से आप बिजली पैदा कर सकते हैं अगर आप पानी से बिजली पैदा करें। कोयले से 4 या 5 रुपए होती है, और बाकी जो तेल वगैरह से 10, 12, 15, 18 रुपए होती है। तो अगर आप 1 रुपए में बिजली पैदा करते हैं और 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की काबिलियत है अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की तरफ जाएं। मुल्क का ह्यूमन रिसोर्सेज के बाद सबसे बड़ा जो रिसोर्स है इस वक्त वो पाकिस्तान का पानी है, क्योंकि उसका असर बिजली पे भी होता है, उसका असर ज़राअत के ऊपर भी होता है। लेकिन इसको जानबूझ के जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इस मुल्क के अंदर, जो करप्ट माफिया है जो कि रूल करती रही है पिछले 25-30 साल में, जिसमें रेंटन राजा भी शामिल है और दूसरे भी शामिल है, उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया और उसकी वजह, और ये कंस्पिरेसी थ्योरी ने जन्म लिया, जिसकी वजह से मुल्क जो है आज इस जगह पे खड़ा हुआ है। आपकी ज्यादातर सनत जो है वो खत्म हो चुकी है। आपके 21 अरब डॉलर 22 अरब डॉलर पे स्टैग्नेट कर रही है आपकी एक्सपोर्ट, जबकि सिंगापुर जैसा छोटा सा मुल्क 330 अरब डॉलर है। आपका जो रुपए जो है, जो 61 रुपए था आज से 10 साल पहले, आज जो है 121 रुपए फी डॉलर हो गया है। तो पूरी इकोनॉमी आपकी कोलैप्स कर गई है क्योंकि आपकी पॉलिसीज इतनी गलत रही है। एक मिसाल दूं कि आप पूरे मुल्क का जो साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट है क्या है 2.5 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट, लेकिन 270 अरब रुपए आप ऑरेंज लाइन पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि 100 गुना ज्यादा एक 27 किलोमीटर की स्ट्रिप पे खर्च कर रहे हैं लाहौर में, जबकि मुल्क जो साइंस और टेक्नोलॉजी का 2.5 अरब है। तो इससे जाहिर होता है कि मुल्क आपका कौन लोग चलाते रहे हैं, उनके इंटरेस्ट और मफादात क्या हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आगे बढ़े, और इंडिया और दूसरे जो पावर्स हैं वो इसके पीछे हैं। वो सारे जो आसान अल्फाज में डॉक्टर अताउर रहमान साहब आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो जिन्होंने कॉन्स्पिरेसीज पैदा करी कालाबाग डैम या इन इशूज से मुतालिक, उन लोगों ने बेसिकली भारत को फायदा पहुंचाया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। इसमें सूबों के बेनिफिट्स और ये जो फैक्ट्स थे ही नहीं, फॉल्स नैरेटिव्स को प्रमोट करके ये तमाम नुकसान ही हुआ, हमारा भारत का फायदा हुआ, एंड दैट वाज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका फायदा हुआ है। बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और अभी भी हमें चाहिए कि हम जागे और इसको तेजी से आगे बढ़े और इन टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स करें जैसे कि आप कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी के लोगों को बुलाएं, बिठाएं, समझाएं कि नुकसान किसी का नहीं है, सबका फायदा है इसमें। और अगर नहीं करेंगे तो आगे बहुत बड़े पैमाने पर कहत आएगा और बिजली की शॉर्टेजेस भी होंगी। तो अब वक्त अगर नहीं करेंगे तो डॉक्टर साहब आपकी बात है, उस बात को भी थोड़ा फैक्चुअली मैं आगे लेके चलता हूं, क्योंकि जो आपने बात की बड़ी अहम है, क्योंकि जागने का वक्त है। आप कह रहे हैं कि ये अलार्म है, इस वक्त हमारे लिए अलार्म बेल्स हैं। तो ये महकमे मौसमियात का जो 6 जून का इस वक्त नोटिस है जो अलर्ट का, वाटर अलर्ट, ड्राउट सेवियर टू मॉडरेट, उसमें इन्होंने बारिशों की जो जनवरी से मई की पेशेनगोइयां दी हैं जी, कितने -% उनकी तवक्को थी और कितनी बारिशें हुई एक्चुअली, और किस तरह उनकी तवक्कुआत पे पूरी उतरी वो उनकी जो पेशेनगोइयां थी, और बारिश की शदीद यानी आप कहा जाए जी क्राइसिस हुआ, वो बारिशें नहीं हुई उस मुल्क में जनवरी से मई के दौरान। तो सुलैरी साहब आपने भी इस्लामाबाद का जिक्र, और ये जो पाकिस्तान के महकमे मौसमियात की पेशेनगोई ड्राउट कहत, सर ये तो बड़ी खतरनाक है। कहत की बुनियाद पर मुमालिक में जंगें, खुदा ना खास्ता इंटरनल सिविल वॉर्स और क्या क्या हो रहा है, ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है सुलैरी साहब। जी ये यकीनी तौर पे इतनी ख़तरनाक है। देखिए हमारे पास 145 मिलियन एकड़ फुट पानी आता है, जिसमें से सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फुट हम जो है बचाते हैं।
अगर हम अपने दो मौजूदा डैम्स को देखें तो तरबेला डैम पिछले 40 साल में तकरीबन 40% अपनी एफिशिएंसी स्टोरेज कैपेसिटी लूज़ कर चुका है। रोज़ाना उसमें 5 लाख टन जो सेडिमेंट है वो भरता है। वो 9.6 मिलियन एकड़ फीट स्टोर कर सकता था, अब उसकी स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 6 मिलियन एकड़ फीट रह गई, 6.5 मिलियन एकड़ फीट। वापडा ने पिछले साल जो इस पर फिजिबिलिटी करवाई तो जो फर्म्स ने उनको बताया कि इसको रिस्टोर करना जो है वो ज़्यादा महंगा होगा बनिस्बत नया डैम बना देने से। जब हम ताख़ीर की बात करते हैं तो उस ताख़ीर का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीलम झेलम की जब फिजिबिलिटी तैयार हुई थी तो उसकी टोटल कॉस्ट जो थी वो 4 अरब रुपए थी, 4 अरब। आज उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 500 अरब रुपए है जो उसका तखमीना लगाया जा रहा है। तो जो आप डिले करते जाएंगे तो इनकी कॉस्ट जो है ये भी बढ़ती चली जा रही होगी। तो एक तो आप ताख़ीर कर रहे हैं कि डिसीजन जो है वो उनको डिले कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि फिर आप उसके अलहदा से कॉस्ट भी पे करेंगे। जो आपने वक्फे पे जाने से पहले पूछा था कि पानी का जो ज़िया होता है उसको अगर क्वान्टिफाई करें तो अगेन वापडा का जो फिगर है इस साल का जो ऑफिशियल वो कहते हैं 25 से 30 अरब रुपए का ज़िया होता है पानी का। अगर आप उसको इकॉनमी की टर्म में देखें तो एक ऐसा मुल्क जो कि एक शदीद रुपए जी रुपए, अच्छा, ये 25 अरब रुपए। अच्छा। तो एक ऐसा मुल्क जो कि शदीद इक्तिसादी बहरान का शिकार भी है, जिसमें आपको एक एक पाई जो है वो बचानी है, जोड़नी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में कमी आती चली जा रही है, इंपोर्ट बिल बढ़ते चले जा रहे हैं। आप कितना अर्सा ये जो है इंपोर्टेड ऑयल और इंपोर्टेड फ्यूल पे गुजारा कर रहे होंगे, और पानी को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। देखें गैस के बगैर एक आम आदमी गुजारा कर सकता है, एक आम शहरी जो है वो उपले जला लेगा, वो लकड़ी जला लेगा, कुछ और कर लेगा, लेकिन पानी के बगैर तो गुजारा नहीं होगा। तो पानी को आपको इंपोर्टेड पानी पे तो नहीं आप जा सकते अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो पानी आपको बचाना है अपने हाल के लिए भी, अपने मुस्तकबिल के लिए भी, और उसके लिए आपके पास जो भी सोल्यूशन अवेलेबल है उस पर अगेन एक पॉलिटिकल डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए। और ये कल को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आ जाए, जैसे इकोनॉमी पे मैं बजट की ट्रांसमिशन में याद आपसे मैं बात कर रहा था कि जो भी हुकूमत बनाएगी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको नॉन पॉपुलर डिसीजन जो है वो लेना पड़ेंगे, लिहाजा उनको इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इसी तरह पानी जो है आने वाले 10 सालों में जो भी पार्टी हुकूमत में आएगी उसको पानी पे नॉन पॉपुलर डिसीजन लेना पड़ेंगे। तो बेहतर यह है कि आज नॉन पॉपुलर डिसीजन ले लिए जाएं, बजाय इसके कि 10-15 साल बाद पूरी कौम को अजियत में मुब्तला करके इस पर नॉन पॉपुलर डिसीजन लिए जाए। सही है। मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब आपका और आबिद सुरैई साहब आपका भी, आप दोनों ने ज्वाइन किया और इस अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू, क्योंकि आज हमने टेक्निकली हमने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, आपके सामने वो तमाम कॉस्ट एंड बेनिफिट्स रखे हैं। नुकसान ही नुकसान है, यहाँ फ़ायदा कुछ समझ में नहीं आता कि इस कालाबाग डैम को रोक कर कोई 1 रुपये का फ़ायदा हमने अचीव किया हो, बल्कि नुकसान ही नुकसान है, अपने दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुँचाया, हर वो चीज़ की है जिससे हमारा नुकसान हुआ, किसी और का फ़ायदा हुआ। इस पर करते रहेंगे प्रोग्राम, आवाज़ उठाते रहेंगे। फॉर फीडबैक आप हमारी ईमेल, फेसबुक और ट्विटर पर लिख सकते हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।